Okay, guys. So we were discussing about the DSM-4 and DSM-5. So first of all, we will discuss about the DSM-4, and later on we will discuss about the autism. Okay. So in DSM-4, um, DSM-4 में ऑटिज्म, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अच्छा डीएसएम में ना कैटेगरीज हैं। जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें फर्दर आगे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें फर्दर आगे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और बाकी सारे डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरह से साइकोटिक डिसऑर्डर्स में स्किज़ोफ्रेनिया है और इससे रिलेटेड बाकी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसी तरह से जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी है, उस सेक्शन में उसके अंदर जो है ऑटिज्म आता था DSM-4 में। ठीक है। और न सिर्फ एक ऑटिज्म डिसऑर्डर था, बल्कि उसको इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 5 डायग्नोसिस थे प्रिवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में। उसमें एक था ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है। सो इसको DSM-4 में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहा जाता था, जैसे अभी हम DSM-5 में कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन पहले इसको हम स्पेक्ट्रम नहीं थे कहते DSM-4 में। सो DSM-5 में इसको हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहना शुरू किया। DSM-4 में इट वाज जस्ट अ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है। सो इसके अलावा जो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के अलावा एस्पर्गर्स डिसऑर्डर था, सेकंड कैटेगरी। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसको हम कहते थे, वो एक डिसऑर्डर था, PDD नॉस। फिर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एक था, फिर रेट सिंड्रोम थी। ठीक है। बाद में इसको अलग से जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन में ऐड कर दिया गया। तो ये डिसऑर्डर्स थे प्रिवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, जो मैंने आपको बता दिया: ऑटिस्टिक, एस्पर्गर्स, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एंड रेट सिंड्रोम। ठीक है। सो जो ऑटिज्म में जो मेन डोमेन्स थी, वो ऑटिज्म में वो थी सोशल इंटरेक्शन डेफिशिएंसीज की, पहली। थर्ड है कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज, और सॉरी, सेकंड है कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज, एंड थर्ड है रिपीटेटिव बिहेवियर्स की। ठीक है। अब जब DSM-5 मैनुअल आया, DSM का फिफ्थ मैनुअल, उसमें क्या हुआ कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का नाम चेंज करके उसको नाम दिया गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसमें क्या कौन कौन से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में रिमूव हो गए? एस्पर्गर्स भी रिमूव हो गया, PDD नॉस अलग लेबल जो था वो भी रिमूव कर दिया गया, और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का अलग लेबल रिमूव करके उसको, और सारे डिसऑर्डर्स को एक साथ इकट्ठा करके उसको हमने ASD स्पेक्ट्रम रख दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हिस्सा बना दिया। ठीक है। इसलिए अब हम इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें एक कंडीशन नहीं है बल्कि मल्टीपल कंडीशंस हैं इस डायग्नोसिस में, जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसे ऑटिज्म कहते हैं, ASD कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसी वजह से अब हम इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि जितने भी DSM-4 के डिसऑर्डर्स थे, वो सारे के सारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही कैटेगराइज हो गए। ठीक है। अब जो ऑटिज्म था DSM-4 में, उसमें तीन बेसिकली मेन डोमेन्स थी जिसको जिसका ज्यादा टच था। चाहे वो एस्पर्गर्स डिसऑर्डर था या रेट था या दूसरे डिसऑर्डर्स थे, उसमें तीन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। एक तो सोशलाइजेशन पे, कम्युनिकेशन पे, और रिपीटेटिव बिहेवियर्स के ऊपर। और DSM-5 में सिर्फ दो चीजों के ऊपर अब हम फोकस करते हैं: सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन, और साथ ही रिपीटेटिव बिहेवियर, या जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स कहते हैं। ठीक है। तो अमूमन जब भी हमें डायग्नोसिस करना होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का,
उसमें जो मेन साइंस और सिम्टम्स हैं या क्राइटेरियाज हैं ऑटिज्म के, वो हम देखते हैं कि बच्चे की कम्युनिकेशन है या नहीं है, बच्चा कम्युनिकेशन में डेफिसिट है या नहीं है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन में डेफिशिएंसीज क्या है? नॉट ओनली द वर्बल कम्युनिकेशन बट ऑल्सो द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द चाइल्ड इज लैकिंग इन। ठीक है। जैसे बच्चे की फेशियल एक्सप्रेशन है, उसमें बच्चा लैग कर रहा है। बच्चा जो है बॉडी से, लाइक बॉडी मूवमेंट्स भी हमारी कम्युनिकेट कर रही है ना डिफरेंट चीजें। ठीक है। तो या हमारी हैंड्स मूवमेंट्स हैं, साइन लैंग्वेज है, या इस तरह के जितने भी क्यूज हैं जिससे अगले पर्सन को कोई ना कोई एक मैसेज कन्वे हो जाता है। तो कि इस तरह की हर तरह की कम्युनिकेशन उसमें बच्चा, ऑटिज्म का बच्चा डेफिसिट होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशन के बाद आती बारी सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन में सोशल इंटरेक्शन है, लोगों के साथ मिलना जुलना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना, डिस्कशंस मेंटेन करना, इंटरेक्ट करना दूसरे लोगों के साथ, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। थर्ड जो डेफिशिएंसी है वो इमोशनल रेगुलेशन की है। इमोशनल रेगुलेशन क्या है कि क्या बच्चा इमोशनली रेगुलेट है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने इमोशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शो कर रहा है या नहीं। ठीक है। जैसे हंस रहा है तो इज देयर एनी वैलिड रीजन, क्या ये सिचुएशन है जहाँ पे वो हंस सकता है, क्या ये अप्रोप्रिएट है इस टाइम पे? या अगर वो रो रहा है तो क्या इन दिस सिचुएशन, इन दीज कंडीशंस क्या इसको रोना चाहिए? ठीक है। तो अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन या अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना और रेगुलेट करना। हम क्या करते हैं, हम अमूमन अगर वी आर सैड तो वी रेगुलेट आवर इमोशंस, हमारे पास डिफरेंट कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं, वी यूज दोज कॉपिंग स्ट्रेटजीज टू रेगुलेट आवर इमोशंस। हम एक्सप्रेस करते हैं, हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ऑटिज्म के साथ, उनमें ये स्किल डेफिसिट होते हैं, इसलिए वो अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। टेंट्रम्स, आउटबर्स्ट, सेंसरी मेल्टडाउन, ये कॉमन चीजें हैं जो हमें ऑटिज्म के बच्चों में देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये तीन मेन एरियाज हैं जो कि जिसमें ऑटिज्म का बच्चा लैक कर रहा होता है। फिर एडिशनल साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि सिवियरिटी को अ, बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। जैसे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स हैं, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं बच्चे की, उससे सिवियरिटी लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ बच्चों में सेंसिटिव प्रॉब्लम्स बहुत हाइटेंड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ बच्चों में कम होते हैं ऑटिज्म के। अब जरूरी नहीं है कि वो हो ऑटिज्म में सेंसिटिव प्रॉब्लम्स। इसी तरह से इकोलेलिया है, कुछ बच्चों में होता है कुछ में नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है हो। लेकिन तीन एरियाज जरूर डेफिसिट होंगे: कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन और इमोशनल रेगुलेशन। बाकी जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो चेंज होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हर ऑटिज्म का बच्चा जो है वो दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से चेंज है। क्यों? क्योंकि तीन एरियाज में डेफिशिएंसी सेम है हर बच्चे में, लेकिन जो एडिशनल साइंस और सिम्टम्स हैं, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स हैं, ठीक है, इस तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो हर बच्चे में अलग अलग अपनी लेवल की होगी। ठीक है। सो फिक्सेशंस हैं, ये हर बच्चे में लेवल अलग है। ठीक है। अगर कोई माइल्ड ऑटिज्म का बच्चा है तो वो भी, उसमें हो सकता है कि फिक्सेशन इतनी ज्यादा ना हो। लेकिन अगर कोई सीवियर ऑटिज्म का बच्चा है तो उसमें फिक्सेशन बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है। फिक्सेशन फिक्सेशन विद द रूटीन्स क्या है, कपड़ों के साथ फिक्सेशंस हैं, खाने पीने के साथ फिक्सेशन है, दे आर वेरी पिकी ईटर्स। ठीक है। रूटीन को फॉलो करने में दे आर वेरी फिक्सेटेड। ठीक है। एक प्री गाइडेड रूटीन्स हैं तो उसको हम फॉलो करें, दे आर वेरी ओके, दे आर फाइन। ठीक है। कोई किसी तरह का टेंट्रम नहीं है, जैसे ही कोई चेंज आई रूटीन में तो एवरीथिंग इज लाइक, उसमें टेंट्रम्स आना शुरू हो गए। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 बजे हमने पार्क जाना था, आज नहीं फॉलो कर सके वो रूटीन, तो मूड खराब बच्चे का, टेंट्रम आना शुरू। तो इस तरह के इश्यूज हमें फेस करने को मिलते हैं हमारे
ऑटिज्म के बच्चों में। ठीक है। सो ये है बेसिकली ऑटिज्म। इसका जो है सिविरिटी लेवल अलग है। आगे ऑटिज्म में सिविरिटी लेवल्स आ जाते हैं DSM-5 में। जैसे सिविरिटी लेवल में लेवल 1 का ऑटिस्टिक बच्चा है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना इसको इसको कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर लेवल 1 का बच्चा है, ही रिक्वायर्स द सपोर्ट। अगर लेवल 2 का ऑटिज्म का बच्चा है तो ही रिक्वायर सब्सटेंशियल सपोर्ट। अगर लेवल 3 है ऑटिज्म में तो ही रिक्वायर वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। ठीक है। तो इस तरह से लेवल जो है हमें एक्सप्लेन कर दिए गए DSM-5 की तरफ से। इसका फायदा क्या होता है लेवल्स? लेवल्स का फायदा ये होता है, ये सिर्फ कोई लेबल नहीं होता कि लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3 है। बल्कि इससे हमें पता चल सकता है कि अगर एक लेवल 1 का बच्चा है ऑटिज्म में डायग्नोज, तो उसको कितनी सपोर्ट चाहिए। ठीक है। या अगर उसका जो कम्युनिकेशन लेवल है, कम्युनिकेशन में उसको कितनी सपोर्ट चाहिए। ठीक है। या उसका कम्युनिकेशन लेवल क्या हो सकता है। इसी तरह से बिहेवियरल सपोर्ट उसको कितनी चाहिए होगी या उसका क्या सपोर्ट लेवल क्या होगा। ठीक ठीक है। इसी वजह से इनको कैटेगराइज किया गया है लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। तो ये चीजें थी DSM-4 और DSM-5 में चेंजेस। DSM-5 में और भी कुछ चेंजेस थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं ऑटिज्म के डायग्नोसिस की तरफ जाऊंगा जो कि ऑटिज्म DSM-5 और 4 में दिया गया। इसके अलावा जो है IQ को भी डायग्नोसिस में हम अमूमन देखते हैं बच्चों के। हम उसके उन बच्चों के जो है बॉडी यूज को भी चेक कर रहे होते हैं क्या है बच्चे की। कम्युनिकेशन को भी असेस कर रहे होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। इमिटेशन स्किल्स को हम डायग्नोसिस में चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनको हम चेक करके हम डायग्नोसिस देते हैं कि अच्छा ये बच्चा जो ऑटिज्म के साथ है या नहीं है। ठीक है। तो अभी हम आते हैं ऑटिज्म के ऊपर के DSM-4 में जो अम, है डायग्नोसिस, वो क्या क्या हैं, और DSM-5 में क्या क्राइटेरियाज है जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस देते हैं। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कभी आप में से किसी ने रिसर्च करने की कोशिश की है कि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स दिस इज दैट द ऑटिज्म इज मोर इन बॉयज देन गर्ल्स, 4 times more prevalence in boys than। सर मैंने रिसर्च तो नहीं की है, बट मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया था मैं शैडो टीचर हूँ। तो मेरा जो स्टूडेंट है वो एक बॉय है, एक मेल है। तो आपने जितनी चीजें अभी ऑटिज्म के बारे में बताई वो मोस्ट लाइक 80% उसके अंदर है। तो मैं ये डेली उसकी ये रूटीन देखती हूँ और वो बहुत पंक्चुअल होते हैं अपनी हर चीज में, वो रूटीन से हटके वो सब। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने फिलहाल अभी तक रिसर्च तो नहीं की थी, बट पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म। सर सेम फॉर मी, मैंने रिसर्च नहीं की, बट जहाँ पे मैंने काम किया है वहाँ पे सिर्फ ऑटिस्टिक बच्ची सिर्फ एक थी। और वहाँ पे मेजोरिटी जो थी ना वो लड़कों की थी, और सिवियरिटी लेवल भी लड़कों का ज्यादा था एक्सेप्ट फॉर गर्ल्स। और अभी जिस बच्ची की मैं सेशन दे रही हूँ वो बच्ची बहुत मैनेजेबल है, लाइक वो लड़की है लेकिन वो बहुत मैनेजेबल है। और जो वहाँ पे भी एक बच्ची थी वो बहुत मैनेजेबल थी। बट जो लड़के होते हैं वो बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा उनमें ये चीजें होती हैं, लाइक फिक्सेशंस होंगी तो बहुत ज्यादा होंगी, टेंट्रम्स होंगे तो बहुत ज्यादा होंगे। लाइक वो बिल्कुल मैनेज ही नहीं होते हैं, और उनमें हिटिंग टेंडेंसीज भी ज्यादा होती हैं, लाइक वो ज्यादा हिट करते हैं और थ्रोइंग करेंगे। और मतलब हर एक्टिविटी जो भी उनके सामने रखनी है उन्होंने बस वो फेंक देनी है। जबकि अगर आप लड़की के सामने, मैंने अब अपना पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि जब मैंने लड़कियों के सामने इस तरह रखी उनके ऊपर थोड़ा सारा टाइम मुझे लगा, बट वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह मैनेज हो गई हैं। और अब मुझे बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं आता उसके साथ कोई भी काम करने में। बट अगर मैं लड़के के साथ जब काम कर रही थी तो उनके साथ बहुत मुश्किल था, उनको किसी भी बात के अंदर लाना, कमांड फॉलोइंग करवाना, इस पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, यू आर सर राइट। मैं शेयर करना चाहूंगी सिमिलरली गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक एनजीओ में काम कर रही हूँ। हमारे पास 100 बच्चे हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स और डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ, विद सम ऑफ जो बच्चे हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ भी हैं। लेकिन हमारे पास सारे जो बच्चे हैं, जो जितने भी ऑटिस्टिक हैं, वो सब लड़के हैं।
और हम्म। किसी भी लड़की में मैंने कोई ऑटिस्टिक फीचर नहीं देखा है। सब जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ हैं वो मोस्टली बॉयज ही हैं। तो हम्म। ये हमने एक जनरल रेशो देखा है अपने एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में भी। एग्जैक्टली, रिसर्चर्स भी यही कहती हैं कि इन बॉयज ऑटिज्म इज 4 times मोर देन गर्ल्स। सर पर क्यों ऐसा, बॉयज में क्यों है ज्यादा? अच्छा, ये जो जहां तक मैंने स्टडी की है इसके ऊपर, एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी, उसको हम कैमोफ्लॉज थ्योरी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स often masks, or they do the camouflage better than the boys। मीन्स के ऑटिस्टिक जो गर्ल्स हैं वो अक्सर बेसिकली अपनी डिफिकल्टीज को हाइड कर लेती हैं, छुपा लेती हैं। ठीक है। या फिर उन वो दूसरों को कॉपी करना या ऑब्जर्व करने की एबिलिटीज गर्ल्स में ज्यादा होती हैं। इसी वजह से जो गुड बिहेवियर्स हैं या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं वो दूसरों से कॉपी इजीली कर लेती हैं, जिससे पता नहीं चलता कि ये इस बच्चे में डेफिशिएंसीज हैं या नहीं है। फिर उसके बाद गर्ल्स में स्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ज्यादा होती है। और हमारे सोसाइटी में अगर आप ऑब्जर्व करें, बॉयज की जो ग्रोथ है या बॉयज की जो पेरेंटिंग है वो डिफरेंट होती है निस्बतन गर्ल्स के। गर्ल्स को ज्यादा ट्रेन किया जाता है कुछ चीजों के ऊपर। हम गर्ल्स को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम गर्ल्स को बैठते हैं, अच्छा आपने ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, आपने ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, ऊंची आवाज नहीं निकालनी, लाउड वॉइस में नहीं बात करनी, नॉर्मल टोन में बात करनी है। ठीक है। और कन्वर्सेशन में ओपन जो है, अब गर्ल्स आपस में अमूमन हो रही होती हैं। ठीक है। और गर्ल्स को अमूमन ज्यादा फोर्स किया जाता है आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो और जो इस तरह के जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनसे ज्यादा रोका और टोका जाता है। ठीक है। तो इस वजह से ऑटिज्म जो है इतना ज्यादा सरफेस पर कम ही आता है, नजर आता है लड़कियों में। तो इट मीन्स दैट कि ये जो कैमोफ्लाज की एक एबिलिटी है वो या मास्क करना इन साइंस और सिम्टम्स को, द गर्ल्स नोज बेटर देन बॉयज। ठीक है, ये एक थ्योरी है, कैमोफ्लाज थ्योरी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो एक लड़का है क्लासरूम में, तो ही इज ऑब्वियस लाइक एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स वो दिखाता रहता है। एक गर्ल्स है सेम स्ट्रगल के साथ, मतलब ये जैसे बॉय है उसको ऑटिज्म है, वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स है, लेकिन गर्ल्स आर बेटर इन इमिटेटिंग। सो वो जो बाकी कोलीग्स हैं उनके रिस्पॉन्सेज को ज्यादा अच्छे तरीके से इमिटेट कर सकती है क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन स्किल ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। तो इसलिए अमूमन होता है कि उस थ्योरी में लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई द बॉयज आर मोर नोटिस देन द गर्ल्स, के बॉयज में ज्यादा ऑटिज्म है। एक तो ये थ्योरी थी, दूसरी थ्योरी ये भी बताई गई थी कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ऑटिज्म का क्राइटेरिया जो सेट किया गया था वो ज्यादा बॉयज को स्टडी करके ऑटिज्म का क्राइटेरिया सेट किया गया था, जिसकी बेसिस के ऊपर जो डायग्नोसिस हैं वो बॉयज में ज्यादा, और ये साइंस और सिम्टम्स जो हैं ऑटिज्म के वो बॉयज में ज्यादा जो है वो ऑब्जर्व करने को भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि व्हाई द बॉयज हैव मोर चांसेस टू हैव ऑटिज्म। ठीक है। इसी तरह से सर कुछ जेनेटिक लेकिन थ्योरीज भी हैं। जेनेटिक ऑटिज्म का कॉज स्टिल अननोन है ना सर, अभी तक नहीं पता कि क्या चीज कॉज करती है ऑटिज्म। ऑटिज्म को का अभी तक कॉज नहीं पता। ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत लंबी लंबी रिसर्चेस हुई हैं, कोई किसी तरह का अभी तक नहीं कॉज पता चल सका। जो लेटेस्ट थ्योरी है उसको हम बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं। जब साइंस किसी चीज का आंसर नहीं दे सकती ना तो वो क्या करती है, वो उस इशू को बायो साइको सोशल मॉडल में ले आती, कि इसके जो कॉजेज हैं वो मल्टीपल कॉजेज हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हैं और सोशल कॉजेज भी हैं।
तो ये सारी चीजें मिलके ऑटिज्म कॉज करती हैं। तो लेकिन जो लेकिन सर जब इसको कहते हैं कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, इसको कहते हैं ना कि ऑटिज्म जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल है, तो दैट मीन्स कि ये ड्यूरिंग बर्थ जो एक बच्चा जो है जब वो एक माँ के शिकम में होता है, जब वो हम्म, डेवलप हो रहा होता है, तो ये तभी कोई इशू क्रिएट होता है। उसकी जो भी वो वायरिंग्स होती हैं मेंटली, वो एक कुदरती तौर पर है ये। दैट्स व्हाई मे बी। यस, यस, यू आर राइट। जो सबसे वैलिड थ्योरीज हैं, जो रिसर्चेस हैं, वो यही है कि ड्यूरिंग द बर्थ, क्योंकि बच्चा जब माँ की वोम में होता है, उसके पेट में होता है, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, स्टेप बाय स्टेप उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ही ऑटिज्म कॉज हो जाता है। अब उसमें जो कॉमन कॉजेज ऑब्जर्व करने को मिली हैं, अगर उस ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान अगर उसको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, या जैसे पेरेंट्स अगर ड्रग एडिक्ट हैं, अगर वो ड्रग यूज करते हैं या कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन यूज कर लेते हैं, जो उस बच्चे की ग्रोथ जो हो रही होती है वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाती, तो इस वजह से भी ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है। अभी वो बिल्ड हो रहा होता है तो बीच में डैमेज आ जाता है किसी ना किसी वजह से। उसमें मेडिसिन्स भी हैं स्पेसिफिक कुछ, उसमें स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स भी हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स भी हैं, पेरेंटल हैबिट्स। तो ये सारी चीजें इसमें, इमोशनैलिटी भी पेरेंट्स की इसमें इंक्लूडेड है। अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेरेंट्स में, पेरेंट जो मदर है उसको अगर एंजाइटी है या वो डिप्रेशन की पेशेंट है, अगर, तो भी वो उस चीज को अफेक्ट कर सकती है बच्चे की डेवलपमेंट को, क्योंकि ब्रेन भी वहीं डेवलप होता है। अगर वहीं पे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे के ऊपर अफेक्ट पड़ता है उसकी ग्रोथ के ऊपर। ठीक है। सो सम टाइम ये जब डेवलपमेंट हो रही होती है, अगर ब्रेन इंजरी हो जाती है, फिर भी ऑटिज्म कॉज हो सकता है। ठीक है। सो ये जो भी होता है, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डेवलपमेंटल फेजेस, जो प्री बर्थ है और पोस्ट बर्थ दोनों में हो सकता है। अगर लेटर ऑन भी अगर बच्चा पैदा हो गया है, उसके बाद भी अगर कोई ब्रेन इंजरी होती है, फिर भी ऑटिज्म हो सकता है। कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं। कुछ थ्योरीज जो हैं, ये जो हमारी वैक्सीनेशंस हैं, इसको भी एक्सप्लेन करती हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है ये भी कॉज कर रही है ऑटिज्म को। जिसमें मीजल्स के लिए जो 14 मंथ्स की एज में एमआर की वैक्सीन्स लगती हैं, तो दैट इज द कॉज ऑफ द ऑटिज्म। लेकिन रिसर्च उसको भी डिनाई करती है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरीज हैं कि एमआर जो है वो कॉज करी ऑटिज्म को, लेकिन जो रिसर्चर्स कहती हैं वो एमआर वो कहती है कि वो नहीं कॉज करी। लेकिन जो ऑटिज्म का रिग्रेशन है वो, और इस वैक्सीनेशन की जो टाइमिंग है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो 14 मंथ्स के बाद लगना शुरू हो जाती है एमआर की, और ऑटिज्म का रिग्रेशन भी इसी एज में स्टार्ट होता है। तो ये को इंसिडेंस की होने की वजह से लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये वैक्सीनेशन एक्चुअल में ऑटिज्म कॉज कर रही है। ठीक है। तो रिसर्चेज इस तरह से इसको डिनाई कर रही हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो थ्योरी तो बहुत सारी है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये ऑटिज्म होता क्या है, लेकिन अभी तक कोई एक सिंगल वैलिड रीजन हमें सामने नहीं आई अभी तक। ठीक है। सो इसी वजह से कोई स्पेसिफिक हमारे पास ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका, ऑटिज्म का। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज पूछें। ऑटिज्म को ये भी कहते हैं ना कि स्क्रीन टाइम के बहुत एक्सेसिव यूज की वजह से भी ऑटिज्म जो है वो आजकल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो गए थे लोग घर के अंदर, और उसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज्यादा फोन का यूज, उसकी वजह से स्क्रीन टाइम के एक्सेसिव यूज की वजह से जो है बच्चों के अंदर ऑटिज्म अब ज्यादा नजर आ रहा है। तो इज दैट ट्रू? अच्छा, इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है, स्क्रीन टाइम के ऊपर।
ये तकरीबन मैंने 3-4 साल इसके ऊपर रिसर्च की है। तो मुझे यही चीज फाइंड आउट हुई है कि ऑटिज्म जो है वो स्क्रीन से नहीं कॉज हो रहा। ठीक है। जो स्क्रीन टाइम है वो डैमेज करती है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को। ठीक है। लेकिन वो ऑटिज्म कॉज नहीं करती। वो कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन्स हैं जिस जो डिले हो जाते हैं, जिसमें एक स्पीच माइलस्टोन इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्क्रीन डिले, स्क्रीन टाइम। ठीक है। तो इसमें स्पीच डिले या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम बच्चों की या कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिसिट होते हैं या वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन स्क्रीन की वजह से ऑटिज्म नहीं होता बच्चे को। उसकी मेन रीजन क्या है कि जो बच्चों में स्क्रीन डैमेज होता है वो भी तब होता है स्क्रीन डैमेज अगर ब्रेन ऑलरेडी अफेक्टेड है। अगर ब्रेन ऑलरेडी वीक है या उसकी वायरिंग ठीक नहीं है तो फिर ही स्क्रीन उस पर ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो कुछ रिसर्चेज इस चीज के ऊपर हुई थी, कुछ ऐसे बच्चे जिसका अफेक्ट पड़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर स्क्रीन का। और कुछ बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हो गया। लेकिन ऑब्जर्वेशन में यही आया कि वो बच्चे जिनको जो नॉर्मल बच्चे हैं या जिनका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है या उनके ब्रेन में कोई किसी तरह का डैमेज नहीं है या जेनेटिक इश्यूज उनमें नहीं थे, उन बच्चों में रिजिलियंस होती है। ब्रेन में एक तरह की रिजिलियंस रिजिलियंस क्या है कि चीजें जंप बैक हो जाती हैं। ठीक है। कि अगर कोई चीज डैमेज कर रही है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको रिकवर करता है। ठीक है। तो उन बच्चों में जिनमें ऑलरेडी इश्यूज थे, उनके बायोलॉजिकल इश्यूज थे, तो स्क्रीन ने जस्ट उन्हीं बच्चों को अफेक्ट किया है जो बच्चों के ब्रेन नहीं थे पहले से अफेक्टेड बाय बर्थ या जेनेटिकली या बायोलॉजिकली। उन पे स्क्रीन का इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो बच्चों ने रिजिलियंस शो किया स्क्रीन से। ठीक है। तो हाँ, स्क्रीन टाइम अफेक्ट करता है बट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल की हद तक। ठीक है। उसमें ऑटिज्म का कोई रोल नहीं है, ऑटिज्म कॉज नहीं होता स्क्रीन की वजह से। ठीक है। सर फिर ओके सर, वर्चुअल थैंक यू। ऑटिज्म क्यों बोला जाता है? मतलब हमें जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मोस्टली ये चीज यूज होती है कि वर्चुअल ऑटिज्म में कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये चीज आ जाती है। यस सर, सेम क्वेश्चन मुझे भी है, क्योंकि मुझे भी जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी उन्होंने ये टर्म यूज की थी, क्लासिक ऑटिज्म एंड वर्चुअल ऑटिज्म। तो दैट्स अच्छा, व्हाई आई आस्क्ड दिस ये क्वेश्चन। टर्म अभी ये यूज सर। होना शुरू हुई है रिसेंटली, लेकिन ये टर्म कोई अभी तक जो जो स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आईसीडी मैनुअल है, डीएसएम का मैनुअल है, इन्होंने अभी तक कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वर्चुअल ऑटिज्म नाम की कोई चीज होती है। ठीक है। जितनी भी अभी तक रिसर्चेस हो चुकी हैं, आप साइंटिफिक कोई भी रिसर्च आर्टिकल उठा के पढ़ लें, उसमें स्क्रीन का डैमेज लैंग्वेज की हद तक है, लेकिन वो ऑटिज्म कॉज नहीं कर रहा स्क्रीन। तो इसलिए इसको नहीं, इस डायग्नोसिस को, वर्चुअल डायग्नोसिस को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया। ठीक है। ये लोग टर्म यूज करते हैं, ये टर्म है वर्चुअल ऑटिज्म की, लेकिन इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है अभी तक। ठीक है। तो इसलिए जो लोग यूज कर भी रहे हैं तो शायद हो सकता है कि उन्हें लगता है कि ऑटिज्म ये स्क्रीन ने कॉज किया है, बट स्क्रीन ऑटिज्म को कॉज नहीं करती। जस्ट स्पीच डिले हो सकता है, बच्चों की कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, उनका टॉकिंग जो स्टाइल है वो कार्टूनिक हो सकता है, मेच्योर इमेच्योर स्पीच कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है। लेकिन इससे बढ़ के ऑटिज्म का अभी तक मैंने कोई अभी तक रिसर्च आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसने ये प्रूफ किया हो कि वाकई ही स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है। इसलिए ये टर्म जो और वर्चुअल ऑटिज्म की वैलिड टर्म नहीं है। ठीक है। और अच्छा इंटरनेशनली तो वर्चुअल ऑटिज्म कोई भी टर्म नहीं है, ये पाकिस्तान में हम इसको यूज कर लेते हैं वर्चुअल ऑटिज्म को। हाँ, कुछ पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया है कि हमारा बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक है। ठीक है। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी तक मैंने किसी ऐसे पेरेंट को नहीं देखा या डॉक्टर ने को नहीं देखा जो कि इस चीज को कहता हो कि ये वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चा है। ठीक है। डायग्नोसिस किसी बच्चे को दिया हो।
राइट सर। तो आप एज क्या समझते हैं कि क्या ये लॉन्ग रन में जाके ओवरकम कर जाते हैं बच्चे, या फिर ये थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही रहते हैं? ऑटिज्म के बच्चे, अब हमें ये चीज तो एक हकीकत है ना कि जो ऑटिज्म है ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर उठा के देख लें आप, ऑटिज्म को भी मैं जेनेटिक डिसऑर्डर ही कहूंगा। सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो ऑटिज्म कॉज कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्रेन इंजरी का आपको बताया गया, अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है तो वो भी ऑटिज्म कॉज कर सकती है। ठीक है, लेकिन अमूमन इसको हम एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही कहेंगे। तो ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। ये वो कंडीशन नहीं है जो रिवर्स हो। कुछ डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो रिवर्सिबल है, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ऑटिज्म रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकता ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। इसको हम जैसे कैमोफ्लाज है, हम ट्रेनिंग के थ्रू बच्चे को उसके ऊपर कवर तो चढ़ा सकते हैं, उसको मास्क कर सकते हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स को, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, इस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि वो सोसाइटी में इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंसी शो कर सके। लेकिन अगर हम कहें कि 100% हम इसको क्योर कर दें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम बच्चे को इसका कैपेबल कर सकते हैं कि वो सोसाइटी में अपनी लाइफ गुजार सके, इंडिपेंडेंटली कमा सके, खा सके, फैमिली रख सके। लेकिन उसका 100% क्योर जो है वो पॉसिबल नहीं है अभी तक। ठीक है, इसलिए हम अभी तक इसको एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन ही कंसीडर करेंगे। सर जो माइल्ड लेवल पे बच्चे होते हैं वो भी क्योर नहीं होते हैं, बिल्कुल माइल्ड लेवल पे जो बच्चे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर माइल्ड कंडीशन है ना, माइल्ड कंडीशन के बच्चे क्या होते हैं, उनको उनको मिनिमल सपोर्ट की जरूरत है। मैंने लेवल्स का बताया ना, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 के बहुत सेवेयर बच्चे होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जो लेवल 1 के बच्चे हैं, जिनको हम माइल्ड ऑटिज्म भी कह सकते हैं, वो बच्चों को इतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। उन बच्चों को अगर हम जिन स्किल्स में वो डेफिसिट है, जहाँ जिन एरियाज में उनको सपोर्ट चाहिए, अगर हम उनको प्रॉपरली ट्रेन कर देते हैं, उनको वो स्किल सिखा देते हैं, तो दे कैन लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। काफी सारे ऑटिज्म के बच्चे हैं जो अभी जिनको मैं देख रहा हूँ, वो ए लेवल कर रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं। सो वाई दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर कैपेबल, मेंटली उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं वो उनकी अच्छी हैं। ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ ऑटिज्म के बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस इन पाकिस्तान। व्हेन स्टिल आई एम ट्रेनिंग एन एडल्ट ऑफ 29 years old, जो कि अपना एक बिजनेस रन कर रहा है, एक शॉप है उसकी, गिफ्ट शॉप है, उसको वो रन कर रहा है। डेली जाता है, उसकी हैबिट बनी हुई, उसको रन करता है, अपनी सेलिंग करता है, परचेजिंग करके आता है अपने। ठीक है, तो वो बिजनेस रन कर रहा है। इसी तरह से एक बच्चा है, आई एम ऑब्जर्विंग, ही इज अ वीडियोग्राफर एंड अ फोटोग्राफर। ठीक है, वो ड्रोन्स जो हैं उसके थ्रू भी शूटिंग करता है, उसके पास प्रोफेशनल कैमराज हैं, वो उनके थ्रू इवेंट्स को शूट करते हैं। ठीक है, तो ही इज इंडिपेंडेंट, ही कैन आल्सो ड्राइव द कार। तो वो जहां पे भी जाना होता है, इंडिपेंडेंटली ड्राइव द कार एंड ही गो देयर। ठीक है, सो और जो माइल्ड ऑटिज्म के बच्चे हैं, दे आर मोर कैपेबल टू लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ। जस्ट उनको कुछ एरियाज में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। जब वो ट्रेन हो जाते हैं, दे कैन हैव द इंडिपेंडेंट लाइफ, इवन दो दे कैन आल्सो गो फॉर द मैरिज एज वेल। ठीक है, सो लेकिन उसमें आगे फिर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। लेकिन कुछ बच्चों को हमने शादी करते हुए भी देखा, ऑटिज्म है उनको, लेकिन दे आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ लेबल्स नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है कि इस बच्चे को क्या हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है, या इसको कुछ वक्त के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है। जैसे लेवल 1 है, दे कैन स्पेंड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, उनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। सर आप क्या हम लोगों को ये गाइड करेंगे कि लेवल 1 में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लेवल 2 और लेवल 3? लेवल 1 में मैंने जैसे बताया था कि ऑटिज्म का अगर माइल्ड बच्चा है तो उसको हम लेवल 1 कैटेगराइज करते हैं कि वो उसको मिनिमल सपोर्ट की जरूरत है। ये बेसिकली स्पोर्ट्स इसके साथ कैटेगराइज है, स्पोर्ट है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं क्या हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती, किस लेवल की उसकी कम्युनिकेशन हो सकती है,
किस लेवल पे वो अपने जो अडेप्टिव स्किल्स हैं वो किस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीजें डिफाइंड है लेवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई माइल्ड ऑटिज्म है, मिनिमल ऑटिज्म के साथ है, तो उसको हर एरिया में मिनिमल सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे उसके वो अडेप्टिव स्किल्स हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, उसमें उसको मिनिमल सपोर्ट चाहिए। लेकिन लेवल 2 में आगे उसकी सिविरिटी बढ़ती जाती है, लेवल 3 में उससे ज्यादा सिविरिटी है, ये ऑटिज्म ही का ही डायग्नोसिस, लेकिन जस्ट उसके लेवल्स को कैटेगराइज किया गया है, जिससे जो नेक्स्ट पर्सन है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि अच्छा, इस पर्सन अगर ये लेवल 1 का है तो इसको मिनिमल सपोर्ट चाहिए, लेवल 2 का है तो इसको मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए मॉडरेट लेवल की, लेवल 3 का है तो इसको मैक्सिमम सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पूरी लाइफ के लिए इसको चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जस्ट लेवल्स या सिविरिटी जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म और स्वेयर ऑटिज्म, और अभी तो प्रोफाउंड ऑटिज्म की तरफ भी चीजें जा रही हैं। ठीक है। जी राइट सर। ओके, सो पहले क्या होता था कि ऑटिज्म, कुछ साल पहले की बात है, 2016-17 में जो रिसर्चेज हो रही थी उसमें ऑटिज्म की रेशियो इतनी ज्यादा नहीं थी, 1000 में से 1100 में से या 800 में से कोई एक बच्चा था जो ऑटिज्म के साथ डायग्नोसिस हो रहा था, ये उस टाइम की रेशियो चल रही थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है 2026 में, वी कैन से दैट इन एवरी 36 चाइल्ड देयर इज वन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चा जो है, हर 36 बच्चों में से एक बच्चा डायग्नोज हो रहा है ऑटिज्म के साथ। इस लेवल पे जो है डायग्नोसिस हो रहे हैं और इसकी रेशियो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए है डीएसएम 4 में। डीएसएम 4 में डिफरेंट डायग्नोसिस थे प्रिवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगराइजेशन में, उस अम्ब्रेला में। फिर उसके बाद डीएसएम 5 आया, डीएसएम 5 में उस सब डिसऑर्डर्स को इकट्ठा करके उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके लिए ऑटिज्म जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको हम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जो डीएसएम 4 में कैटेगराइज किए गए थे, जिसमें परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरीज में आ रहे थे एस्पर्गर्स, रेट हो गया, और डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, नॉस है, वो चीजें थी। अच्छा, ये जो डीएसएम 5 का क्राइटेरिया है, इसमें डीएसएम, जस्ट अ सेकेंड, ये है ऑटिज्म के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, ये अफेक्ट होती चीज। सेकंड है सोशल इंटरेक्शन। थर्ड बिहेवियर्स। फोर्थ सेंसरी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं की करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों में। और फिफ्थ है रेजिस्टेंस टू चेंज, प्रिडिक्टेबिलिटी। और सिक्स है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ये 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑटिज्म में जिनको हम असेस करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, कम्युनिकेशन में हम अमूमन उनकी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को असेस कर रहे होते हैं। इसमें ज्यादातर हमारा फोकस होता है डिलेड लैंग्वेज के ऊपर, कि बच्चा अभी अगर वर्बल है तो किस हद तक वर्बल है, क्या वो सिंगल वर्ड कम्युनिकेशन पे है,